हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, तो जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपके लिए एक एक नंबर के क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्लास 12 के जो फिजिक्स के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए जो एक एक नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम एक एक नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट बुक से, वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर पिछले सिलेबस की तरह अगर एग्ज़ाम आएगा, मतलब पेपर आएगा, तो आपके 10 तो मिनिमम आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनमें नंबर कटते भी नहीं, और अगर आपका सही है तो एक नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इनमें से कौन सी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, तो पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि ऐसे ही पूछा जाता है, इसको दो तीन तरीके से पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ठीक है, कौन कौन सी होती है, देखो रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गए, इंफ्रारेड हो गया, विजिबल हो गया, ठीक है, जिसे दृश्य प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट हो गया यानी पराबैंगनी बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, एक्स रे हो गया, गामा किरणें जो होगी गामा रे जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इनके अलावा कोई भी अगर पूछे, जैसे वाटर वेव पूछ लेता है कभी, ठीक है, तो वो सारी क्यों नहीं होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होंगी आपके। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, वेवलेंथ। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव की होती है। किसकी, रेडियो वेव की। और सबसे कम वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए तरंग दैर्ध्य, क्या तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रे की। किसकी, गामा रे की। ठीक है, यानी गामा रे की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक, दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक आपको ये याद रखना है कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी चुंबकीय तरंगें होती है। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। दूसरा ये पूछेगा कि कौन सी किसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, तो रेडियो की सबसे कम ज़्यादा होती है और गामा की सबसे कम होती है। तीसरी चीज़ क्या पूछेगा, सबसे कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी रेडियो की होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा की होती है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से खुद बनेंगे, तीनों को मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मेरे, ठीक है, वो इसको इसी तरीके से नोट कर लेना, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ठीक है, क्योंकि पूरा टाइम नहीं मिल पाया जो मैं इसको हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर पाता। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो जो रेडियो वेव होती है उसकी ऊर्जा सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सॉरी, ऊर्जा और आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, और इसका उल्टा हो जाएगा गामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गतिमान आवेश होता है, ठीक है, यानी जो मूविंग चार्ज होता है, वो क्या इंड्यूस करता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो स्टेशनरी चार्ज होता है यानी रुका हुआ जो आवेश होता है, ये तो गतिमान है, अगर रुका हुआ पूछे तो केवल क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्या वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये याद रखना, गतिमान वाला दोनों करता है और स्थिर वाला यानी जो स्टेशनरी पोजीशन में होता है वो केवल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक एमीटर है जो 4 एम्पेयर की करंट को मेजर करता है, यानी एक एमीटर है किसी सर्किट में लगा हुआ है, 4 एम्पेयर की करंट मेजर कर रहा है। तो जब भी कोई एमीटर करंट को मेजर कर रहा है, वोल्टमीटर को वोल्टेज को मेजर कर रहा है, तो हमेशा याद रखना वो आरएमएस होता है। क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये है 4, तो आपको आई नॉट निकालना है। तो
तो आपके पास फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, अब मेरे को आई नॉट निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आई आर एम एस दे रखा है इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, देखो क्रॉस में, तो आई आर एम एस 4 है और ये रूट टू, तो कितना हो जाएगा 4 रूट टू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई चार्ज है ना, कोई चार्ज किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो कैसा पथ बनाता है, तो पर ऐसे वृत्ताकार पथ बनाता है। कैसा वृत्ताकार पथ बनाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई आवेश किसी, ये भी पूछा जाता है बहुत। ठीक है, जब भी कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ बनाता है। ठीक है, अब इसमें आप 2-3 चीज़ याद रख सकते हो कि क्या, अगर मान लो लंबवत प्रवेश करता है यानी परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो सर्कल बनाएगा। 0 डिग्री में प्रवेश करेगा यानी 0 डिग्री पर आएगा तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, स्ट्रेट मतलब सीधा चला जाएगा जैसा आया था। और अगर 0 से 90 के बीच में आएगा तो हेलिकल पाथ बनाएगा। हेलिकल पाथ ऐसा होता है, देखो मान लो कोई एक्सिस है तो ऐसा पाथ बनाएगा स्प्रिंग की तरह। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर परपेंडिकुलर पूछा है तो सर्कल, 0 डिग्री में पूछा तो स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर, ठीक है, रेखीय, और 0 से 90 का तो हेलिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस की यूनिट, तो कैपेसिटेंस की होती है फैराड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हैं आपके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। कोबाल्ट और निकिल किसके एग्जाम्पल है, फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं और आपको ना इनके भी एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इनके एग्जाम्पल आपको खुद से देखने हैं। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल के होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें में से किसका वेग सबसे अधिक होता है वैक्यूम में, किस तरंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो इन सभी का समान होता है, एक जैसा ही होता है सबका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा 4th वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जो लाइट की स्पीड होती है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड होती है सबकी, जितनी भी आपकी तरंगे होती हैं। ठीक है, कौन सी तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन तो अभी आपका है नहीं सिलेबस का। अगला है 5th क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल और शिखर मान में क्या संबंध है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशन है। तो अभी मैंने क्वेश्चन करा था आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड वाला, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। कुंडली से लगा हुआ चुंबकीय फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो देखते हैं। तो ये जो फ्लक्स डिपेंड करता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और एरिया पे। ठीक है, अब जो हिंदी मीडियम वाले वो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पे, ठीक है, फेरों की संख्या पे और क्षेत्रफल पे। ठीक है, किसके, जो आपकी फेरे होते हैं ना उसके ईच फेरे पे, यानी हर फेरे पे निर्भर करता है, प्रत्येक फेरे पे। ठीक है, प्रत्येक फेरे के क्षेत्रफल पे, सॉरी। ठीक है, प्रत्येक फेरे के क्षेत्रफल पे निर्भर कर जाएगा। जैसे मान लो 10 है तो एक पे एक का जो एरिया होगा, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वाला पूछा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E = F/Q। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि म्यू यानी गतिशीलता जिसको बोलते हैं मोबिलिटी, इसकी यूनिट। अब देखो बहुत से बच्चे क्या है यूनिट पढ़ के नहीं जाते हैं, तो यूनिट भी आपसे पूछी जाती है। तो देखो ये पुराने पेपर में आई है, तो इसका आंसर होगा m² v - s इनवर्स। ठीक है, ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता की यूनिट होती है। तो सारी यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए।
अगला पूछा है कि अगर C1 C2 दो कैपेसिटर हैं और उनको आपने श्रेणी क्रम यानी दो कैपेसिटर है उनको आपने अगर सीरीज में जोड़ा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको होता है सीरीज में जोड़ते हैं तो ऐसा हो जाता है और समांतर में जोड़ते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। और रेजिस्टेंस की बात करता तो रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसा होता है ना, ये सबको पता होगा। और पैरेलल में ऐसा हो जाता है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटर। तो ये पैरेलल के लिए और ये दोनों सीरीज, इसमें ये सीरीज के लिए होता है, ठीक है, कैपेसिटर के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपॉन वाला। अगला है कि इंटरनल सेल से क्या आप समझते हो? तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हो? जो भी सेल होता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, चाहे उसकी रॉड होंगी, उन सब का जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है, उसी को हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो सेल के अंदर ऐसे लिक्विड भरा होता है ना, जो एसिड भरा होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं। तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, वो जो क्या रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं, यानी वो जो रेजिस्टेंस को एक तरीके से रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उसी को हम इंटरनल यानी आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं इसे। तो E=V+IR, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो अगर मेरे को ये निकालना होगा तो पहले V को इधर ले जाएंगे माइनस में और फिर I को डिवाइड में, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अगला आता है लॉरेंज बल क्या है? तो जब आपको कोई चार्ज यानी Q किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जाता है तो उस पर जो बल लगता है उसी को हम लॉरेंज बल बोलते हैं, ठीक है। F=Q, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो V×B, ये आपका लॉरेंज बल होता है, ठीक है, फॉर्मूला। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन में हम लिखते हैं लॉरेंज बल की इक्वेशन, उसमें क्या होता है? दोनों फोर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स Fm, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। Fe का फॉर्मूला होता है QE, ये होता है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और Fm का फॉर्मूला भी मैंने लिखा था QV×B। तो ये आपका लॉरेंज इक्वेशन हो गई, ठीक है, लॉरेंज समीकरण। तो ये आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो वेबर होती है। क्या होती है? वेबर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 1 वोल्ट विभवांतर वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? यानी अगर आपने 1 वोल्ट यानी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है जो एक्सेलरेट कर रहा है 1 वोल्ट से। कितने वोल्ट से? 1 वोल्ट से, ठीक है। तो वो उसकी जो एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये तो जो जितने मैंने अभी करवाए वो प्रीवियस ईयर के थे, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। यहाँ से जो मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया हूँ। तो ये वाला तो हमने कर दिया था, ये तो आपका क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू था ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये तो अभी हमने ऊपर कर लिया था। अगला है कि अगर आपका देखो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिंपल इसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ये सब और हिंदी में इतना टाइम नहीं लग पाया कि मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग समझ लो, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या है। मैं हिंदी में रहा हूँ। देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, यानी कुल बल कितना लगता है उस पर? जब किसी द्विध्रुव को आप किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखो तो उस पर कितना बल लगता है? तो उसका आंसर होगा 0। कितना? 0, 0, ठीक है। अगला है when the separation between two charges increase, यानी दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, यानी दो
आवेश हैं सपोज आपके पास, जैसे प्लस प्लस ले लिया, तो अगर आप उनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं यानी दूरी को बढ़ा रहे हो, तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, हिंदी मीडियम वाले समझ लो कि जब आप किसी दो चार्ज को यानी दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाते हो तो उनसे उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कुछ भी हो सकता है दोनों में से। क्यों? अगर मान लो दोनों पॉजिटिव आवेश होंगे, अगर आपके दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे अट्रैक्शन होगा ना, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पे रिपल्शन होगा अगर मान लो नेगेटिव है तब भी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इनसाइड ए कंडक्टर, यानी कोई भी चालक है, क्या है? चालक, कंडक्टर, ठीक। उसके भीतर यानी उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना होता है? तो उसके अंदर जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है आपका। किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो, सॉरी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य होगा। अगला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है? तो ये आपस में समानुपाती होते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है यानी समांतर पट संधारित्र जो आपने पढ़ा होगा, तो उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आपने कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटी मतलब उसकी धारिता, ठीक है, धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आपने पढ़ा होगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा यानी क्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, के बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, और अगर डी बढ़ाऊंगा तो ये घट जाएगा, सी यानी धारिता यानी कैपेसिटेंस जो कम हो जाएगा। तो डिक्रीज द एरिया, अगर हम एरिया को कम कर दें यानी क्षेत्रफल को कम करें, अगर मैंने यहाँ से क्षेत्रफल को कम कर दिया तो ये तो सी भी कम हो जाएगा ना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगला इंक्रीज द एरिया, हाँ एरिया को मैं अगर बढ़ाऊँ यहाँ से ए को अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये सी भी क्या हो जाएगा? यहाँ से बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटी यानी धारिता जो है उसकी बढ़ जाएगी। तो ये आपका, और तीसरा बोला है कि डिस्टेंस को बढ़ा दूँ, अगर डी को बढ़ा दूँ तो ये उससे तो सी कम होता है ना, डी देखो इन्वर्सली है, उल्टा है उसका, सी और डी आपस में इन्वर्सली है। इन्वर्सली का मतलब अपॉन में ऐसे, तो अगर डी बढ़ाओगे तो सी कम होता है, ठीक है। मगर यहाँ उसने बोला डी को बढ़ाने पे क्या सी भी बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। एरिया बढ़ाओगे तो सी बढ़ जाएगा, सी मतलब कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वैद्युत, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, हिंदी में वैद्युत फ्लक्स, तो इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? ये न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगला पूछा है कि द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, यानी जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है डी बाय, ठीक है, क्या होता है? डी बाय, ये सीजीएस मात्रक होता है इसका, ठीक है, सीजीएस यूनिट का मात्रक होता है, ठीक है। एसआई में क्या होता है इसका? एसआई में होगा इसका कूलाम मीटर, क्या होगा? कूलाम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएस में पूछा है तो इसलिए डी बाय लिखा है, एसआई में होगा तो कूलाम मीटर हो जाएगा। अगला पूछा है यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी का मात्रक, किसका? परमिटिविटी का।
तो इसका होता है कूलाम इनवर्स न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? इसमें सी भी सही है और डी भी, सेम ही है दोनों। देखो तो सी वाला ऑप्शन मैंने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों ही सही होंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको एमीटर में कैसे बदला जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर जो होता है आपका, उसको एमीटर में कैसे बदला जाता है। तो एक संट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? संट प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, अब वो संट प्रतिरोध कहाँ लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? पैरेलल, यानी समांतर क्रम में लगाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, सही हो जाएगा। अगला है, अगर हमें वोल्ट मीटर में बदलना है, किस में? वोल्ट मीटर में। तो अब की बार हम लगाएंगे सीरीज में। कहाँ लगाएंगे? सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में कौन सा वाला होगा? लार्ज वैल्यू वाला होगा या स्मॉल वैल्यू वाला होगा? तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वो लार्ज वैल्यू का होता है। क्या होता है? लार्ज वैल्यू का होता है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? पहला। अगला है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? R = mv/cube। ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बोला था आप लोगों को कर लेना। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। इससे आपका फॉर्मूला भी, ये R का फॉर्मूला निकालने के लिए भी आता है, और एक चीज़ आपका इससे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ आपका पास आ ही जाएगा। अगर आपने यहाँ पे वेलोसिटी को डबल कर दिया, इसकी क्या कर दिया? डबल, v की जगह रख दो 2v q, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हाफ कर दिया, यानी b/2। तो अब जो रेडियस होगी वो कितनी बन जाएगी? तो ये 2 जो है ऊपर जाएगा ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? देखो एक तो ये 2 है और एक 2 ही है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4mv/qb। ठीक है, तो जो नई रेडियस होगी वो कितना होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 4 टाइम्स होगा। जो फ्राडे लॉ है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। ठीक है, और जो लेंज लॉ है वो किस पे करता है? वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ठीक है, अगला है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कौन बताता है? तो वो भी लेंज लॉ ही बताता है आपका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला है हेनरी किसकी यूनिट होती है? सेल्फ इंडक्टेंस की, यानी एल जो होता है ना उसकी यूनिट होती है हेनरी। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कि इंडक्टर के केस में क्या होता है। तो अगर आपने देखा होगा इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर जिसको बोलते हैं प्रेरक, तो वो क्या करता है? जैसे आपका मान लो रेफरेंस लाइन आपने खींची, तो अगर करंट की बात करें तो करंट उसमें 90 डिग्री लैग करता है। यानी 90 डिग्री लैग का मतलब है पश्चिगामी होती है। ठीक है, 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। और अगर वहाँ पे वोल्टेज को देखा जाए तो वोल्टेज वहाँ से 90 डिग्री, ठीक है, करंट से बना सकते हो आप इसको, करंट से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। क्या होती है? अग्रगामी, यानी लीड करती है। क्या करती है? लीड। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि वोल्टेज होती है, वोल्टेज लीड करता है करंट से कितना? ये वाला ऑप्शन बी वाला, π/2। वोल्टेज लीड द करंट बाय π/2। 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, और करंट पूछता तो 90 डिग्री लैग कर देते। क्या कर देते? लैग। अगला पूछा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलोनॉइड इज डबल। तो ये याद रखना, ये n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपने डबल कर दिया है ना, तो डबल का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4n²। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला पूछा है जो कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटिव सर्किट होता है
उसका जो कैपेसिटेंस होता है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल, या ये जो होता है ना, पहले एक चीज़ याद रखना, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, 2f कर दिया, मान लो 2f कर दिया, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको सी डैश ले लूँ, कितना ले लूँ? सी डैश। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में देखूँ सी डैश, तो इक्वल टू हो जाएगा, इस 1/f को सी लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? सी अपॉन 2। तो यानी हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। तो इस वाले केस का आंसर आएगा हाफ। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा परिपथ है जो मैक्सिमम पावर डिसिपिटेट करता है, यानी डिसिपेशन होता है उसमें, मैक्सिमम शक्ति जो होती है उसमें क्षय होती है, शक्ति क्षय जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है प्योर रजिस्टिव। ठीक है, यानी जो आपका प्योर प्रतिरोध वाला आपका क्या होता है? परिपथ होता है, प्रतिरोध, है ना, शुद्ध प्रतिरोध वाला जो परिपथ होता है आपका, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पावर हानि होती है। ठीक है। अगला है कि रेजोनेंस जो होता है, एट रेजोनेंस जो इम्पीडेंस होता है वो सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, जब रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस का मतलब अनुनाद होता है, जब आपका क्या होता है? अनुनाद हिंदी में, तो उस समय जो जेड होता है वो सबसे कम होता है। इम्पीडेंस मतलब जेड, वो सबसे कम होता है। तो जेड जैसे कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, तो करंट उस समय मैक्सिमम, और जेड जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सेकंड क्वेश्चन यही पूछा है कि करंट, तो करंट उस समय मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम, अनुनाद की कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में। ठीक है, तो जेड मिनिमम और जो करंट होगा वो मैक्सिमम। ठीक है। अगला पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, जो भी आपने पढ़ा था, चुंबकीय तरंगे, वो कब प्रोड्यूस होती है, यानी कब उत्पन्न होती है? जब चार्ज, यानी जब आवेश क्या करता है? बी और सी ऑप्शन, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरता है, फॉलिंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। यानी बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इज जनरेट इन द सेम डायरेक्शन द अप्लाइड। ठीक है, यानी वेयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इज जनरेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस साइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो उसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो जिसमें, उसी साइड उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? सॉरी, उसी साइड उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो कौन सा सब्सटेंस है इनमें से? तो फेरो वाला। ठीक है, बाकी उनमें अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यानी जिस दिशा में आप चुंबकीय क्षेत्र दे रहे हो, उसी दिशा में उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसा उनमें से कौन सा पदार्थ है? तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। ठीक है, जिस साइड आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो, उसी साइड उसके अंदर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कौन सा होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, तो स्टेप अप AC को, स्टेप डाउन DC को, AC को, DC पे ये वर्क नहीं करता। ठीक है, DC पे ट्रांसफार्मर वर्क काम नहीं करता। तो आपका A और C ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ये A और ये C। अगला पूछा है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनमें कौन सी वेव यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के लिए? तो माइक्रोवेव यूज़ की जाती है। ठीक है। अगला है कि जो मेडिसिन में कैंसर के जो इलाज होता है ना, उसके लिए इनमें से कौन सी रे का यूज़ किया जाता है? तो वो आपकी गामा रे का यूज़ किया जाता है। किसके? कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, कैंसर की जो बीमारी होती है ना, उसमें इस रे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसका इलाज करने के लिए। तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको इस वीडियो में मिले हैं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पुराने पेपर से निकाल के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, बाकी आप देखना है इसको, पढ़ना है इन सब क्वेश्चनों को, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो
तो सारे के सारे मैंने करवा दिए, पुराने पेपर वाले तो सारे करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा भी आपको कुछ क्वेश्चन इसके अंदर लेके आया हूँ। तो बाकी करो इनको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।